नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ होरिता न्यूमाय। मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह में आशीर्वाद देने और अक्टूबर महीने में सीहोर में होने वाले कृषि मेले में आने वाले आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि भोपाल में मेट्रो ट्रेन इस साल अक्टूबर महीने तक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री को इस उद्घाटन करने के लिए न्योता दिया है। पीएम ने सीहोर के आने का न्योता दिया। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा में जानकारी दी। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश में 30 मार्च से प्रारंभ हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान सतत रूप से जारी है, जिसका समापन 30 जून को होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जोड़ेंगे। सीएम ने कहा, सीहोर में 12 से 14 अक्टूबर तक कृषि पर केंद्रित एक भव्य कार्यक्रम होना है। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदर आमंत्रित किया गया है। आगे सुनिए। आज मैं दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मिलकर आ रहा हूँ। हमारा माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से जल संरक्षण को लेकर के गुजरात में काम किया था, जिसके आधार पर हमारे सारे पुराने कुएं, बावड़ी, नदी के किनारे, पुरातत्व की सामग्री और भूगर्भ जल भंडारण को लेकर के गुजरात में जो काम हुआ था, उसी प्रकार से हमने गत साल से चालू किया था। गत साल एक पूरे महीने हमने जल संरक्षण पे काम किया था। इस बार 3 महीने तक 30 मार्च से 30 जून तक का हमने एक अभियान चलाया हुआ है और उसके आधार पर हमारे लिए मान के चलने के पूरे प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर कुएं, बावड़ी, तालाब, खास करके पुरानी रचनाओं पे भी काम हुआ और खंडवा जिला हमारा पूरे देश में भूगर्भ जल भंडारण की दृष्टि से देश में फर्स्ट आया है। भारत सरकार के विभाग ने घोषित किया है कि भूगर्भ जल भंडारण पे खंडवा में देश के सभी जिलों में सबसे बेहतर काम हुआ और जल रचनाओं पे काम होने में भी मध्य प्रदेश देश के 4 राज्यों में से एक आया है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि वो अपने आशीर्वाद देने के लिए हमारा जब ये समापन होगा तो वो वर्चुअल रूप से या उसके आशीर्वाद को लेकर के 2 शब्द कहे। उनने सहर्ष अभी हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। 12, 13, 14 अक्टूबर 2025 को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने जो उनकी 4 विशिष्ट श्रेणियां हैं, युवा, महिला, किसान, गरीब, चारों वर्ग की बेहतरी के लिए जो कल्पना की गई है। बीते समय हमने रानी अहिल्याबाई के नाम पर बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में किया था, जिसमें उनकी रोज़गार परक दृष्टि, जिसमें बहनों की ज़िंदगी बेहतर हो, कई प्रकार से जीवन में रोज़गार के अवसर मिले और कुशल प्रशासिका की जो छवि अहिल्या माता की थी, उसी तरह से अभी हमारे यहाँ किसान के लिए काम हमारी सरकार कर रही है। कृषि आधारित पूरी जीवन शैली, यद्यपि हमारा भौगोलिक दृष्टि से एक के बाद एक ऐसे जो रोजगार आधारित काम हम जो कर रहे हैं, तो हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के और मतलब भारत सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी अंचल धार में पीएम मित्र पार्क का एक बड़ा टेक्सटाइल का एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रही है, जिसका भूमि पूजन का खास करके डेवलपमेंट के बाद लोगों के इंडस्ट्रियों के प्लाट के आवंटन करने का कार्यक्रम का निमंत्रण भी माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। इसी प्रकार से मेट्रो ट्रेन भी हमारी भोपाल में अक्टूबर तक चालू हो जाएगी। ऐसे कई आने वाले समय के लोकार्पण, भूमि पूजन के कामों के साथ हमारी सरकार तेज गति से सबको साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास, जैसे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, उस आधार पर मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार की तरह कदम से कदम मिला के चलने के लिए तेज गति से माननीय प्रधानमंत्री जी की आशा अपेक्षा के साथ हम चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको लगातार मिलता रहता है और उसी भावना के आधार पर नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश कठोरता के साथ पेश आ रहा है। 12 सर्वाधिक नक्सलवादी जिलों में से बालाघाट एक था, लेकिन बालाघाट को भारत सरकार ने उस स्थिति से बाहर निकाला है। अब एक हमारे लिए, लेकिन फिर भी अब एक तहसील के आधार पर हमारा नक्सलवादी के खिलाफ अभी बालाघाट में कुछ काम बाकी है,
जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की और हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में मार्च 2026। उत्तर प्रदेश में सपा ने अपने 3 विधायकों मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर निकाल दिया है। हालांकि जो निकाले गए उनमें से मनोज पांडे पहले से बसपा का दमन थम चुके थे और 2 अन्य विधायक भी भगवा में है। ऐसे में सपा मुख्य द्वारा पार्टी में बाहर करने के क्या मायने हैं? इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने बसपा MLC डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल से खास बातचीत की है। बातचीत में डॉक्टर निर्मल ने यह भी बताया कि अखिलेश यादव जो भी दावे करे, लेकिन सच्चाई यही है कि 2027 में जो भी यूपी में बसपा सरकार बनने जा रही है। तो आइए हमारे संवाददाता के माध्यम से और विस्तार से जानेंगे। भाजपा MLC डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है और भाजपा का पूरी तरह सफाया हो रहा है, क्या लगता है वाकई में जो सपा मुखिया कह रहे हैं वो सच होने जा रहा है? देखिए, सपा मुखिया पिछले विधानसभा चुनाव में भी एकदम आश्वस्त थे पूरी तरह से कि उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन उनका भ्रम पूरी तरह से टूट गया। पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने मिलकर के एक झूठा प्रचार चलाया कि भारतीय संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है, और निश्चित रूप से इसका असर हुआ, क्योंकि दलित आरक्षण को अपनी लाइफ लाइन मानता है और भारतीय संविधान तो उसके दिल में रहता है। जिससे दलितों के ऊपर असर पड़ा और पिछले लोकसभा चुनाव में उनको कुछ बढ़त मिली, लेकिन ये भ्रम पूरी तरह टूट चुका है और लोगों को यह पता चल चुका है कि ये संविधान और आरक्षण के नाम पे दलितों को ये लोग भ्रमित करना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हैं। इन्होंने आरक्षण का बिल फाड़ा था, दलितों को लाखों की संख्या में रिवर्ट किया था और इनके शासनकाल में दलितों का भारी उत्पीड़न हुआ था। दलित उसको भूले नहीं हैं और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ये पिछले विधानसभा चुनाव की तरह अब की बार भी मुंह की खाएंगे। जैसा अखिलेश यादव कहते हैं, PDA का मुद्दा वो उठा रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और कहते हैं कि ये वर्ग उनके साथ है और उनके हितों को लेकर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही आगे लड़ सकती है। तो क्या लगता है जिस तरह से पिछले चुनाव हुए या बाई इलेक्शन हुए, अखिलेश कहते हैं PDA उनके साथ है, लेकिन अगर बात की जाए जो रिजल्ट आए हैं बाई इलेक्शन का, वो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी पिछड़ों का या PDA का रुझान हुआ है, PDA का लगाव हुआ है। तो क्या मान लगता है कि वाकई में PDA सपा के साथ है या भाजपा के साथ है? अगर भाजपा के साथ है तो क्यों? देखिए, उनके साथ पिछड़े और दलित क्यों रहेंगे? जब 2012 से 2017 के बीच में जब उनकी सरकार 5 वर्ष रही तो विधान परिषद में एक भी दलित को उन्होंने विधान परिषद में नहीं भेजा। उस दौरान राज्यसभा में भी उनका एक भी दलितों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था और बहुजन महापुरुषों के बारे में जो उन्होंने अपकृत्य किया उससे पूरा देश जानता है। और जहाँ तक पिछड़े वर्गों की बात है, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में भी उनका जो रवैया था वो बहुत ही दूषित था। और जब इन्होंने यश भारती सम्मान दिया लोगों को, उसमें एक भी दलित नहीं था और पिछड़ों की उपस्थिति भी कुछ जातियों तक सीमित थी। तो ऐसा कुछ दलितों या पिछड़ों के लिए इन्होंने नहीं किया है जिससे कि दलित इनके खेमे में जाएं या पिछड़े वर्ग इनके खेमे में जाएं। वो निश्चित रूप से ये लोग भाजपा के साथ रहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा ये लोग भाजपा के साथ रहेंगे। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी मुखिया ने 3 विधायकों को निकाल दिया पार्टी से, जबकि उससे पहले ही वो साफ भारतीय जनता पार्टी में, चाहे मनोज पांडे की बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अब उनका इस तरह से निकाला जाना क्या मायने रखता है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुखिया ने उनको निकाला है पार्टी से? देखिए, अखिलेश यादव एक भ्रमित नेतृत्व के व्यक्ति हैं
और वे कभी डॉक्टर अंबेडकर का चेहरा लगा लेते हैं, कभी मनुवाद के खिलाफ में बोलने लगते हैं, और उसी मानसिकता के तहत ये जो अपर क्लास के विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको पार्टी से निकालते हैं। और कभी मैंने एक पिछले कार्यक्रम में देखा कि रामास्वामी पेरियर की फ़ोटो लगाए लोग बैठे हुए थे उनके आयोजन में। तो वे एक भ्रमित व्यक्ति हैं, वो कैसा समाज चाहते हैं ये उसमें खुद ही स्पष्ट नहीं है। इनकी अपनी कोई गाइडलाइन नहीं है, अपनी कोई नीति नहीं है। अगर कोई नीति नहीं होती, भारतीय राजनीति में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जो आरक्षण का विरोध करता हो। लेकिन समाजवादी पार्टी ने खुलेआम पार्लियामेंट के भीतर आरक्षण का बिल फाड़ा, प्रमोशन में आरक्षण का, और बाहर आम सभाओं में बड़ी बड़ी सभाएं करके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये घनघोर आरक्षण विरोधी व्यक्ति हैं और ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो 2027 माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर होगी? निश्चित रूप से आप देखिए, इनका जो कृत्य है मुझे तो कभी बड़ा हास्यास्पद लगता है। इन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बने हुए ये जो केजी मेडिकल कॉलेज है, ये इन्होंने 2 बार नाम बदला। छत्रपति साहू जी महाराज से इनको बड़ी नफरत थी क्योंकि वे आरक्षण के जनक थे। इन्होंने 1902 में आरक्षण लागू किया था दलितों पिछड़ों के लिए। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण के जनक के रूप में छत्रपति साहू जी महाराज का कितना सम्मान है दलितों पिछड़ों के लिए, और इन्होंने उनका नाम समाप्त कर दिया। और आज मैं देख रहा था कि छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मतिथि 26 जून को वो आरक्षण दिवस मनाने जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से कन्फ्यूज हैं और दलित पिछड़े इनके साथ कतई नहीं आने वाले हैं और ये 2027 का चुनाव भी हारेंगे। देखिए, आप भाजपा में स्थित डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल हैं, जिनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव जो हैं पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई उनके पास है कि क्या कोई, जैसे हम बात करते हैं पीडीए की, ना तो उनके साथ पीडीए है, वो कंफ्यूज है, और ना ही कोई नीति है। और जाहिर सी बात है, जो चीज़ें हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से 2027 में यूपी में बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। जुलाई के पहले सप्ताह में यूपी में एक पेड़ मां के नाम का वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस बार यूपी में 35 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन जिस तरह से लोगों में इस अभियान को लेकर उत्सुकता, उससे माना जा रहा है कि लक्ष्य से ज़्यादा भी पौधारोपण होगा। यही बातें हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में प्रदेश सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने भी कही। अभियान में जोड़ी कई बातें भी डॉक्टर सक्सेना ने हॉर्नबिल टीवी से साझा की। तो आइए हमारे संवाददाता के माध्यम से और विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से एक पेड़ माँ के नाम, पिछले बार भी एक पेड़ माँ के नाम से वृक्षारोपण हुआ था, काफ़ी पेड़ भी लगाए गए थे, उसका नतीजा है कि यूपी में जो हरित आवरण था वो भी बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस बार एक पेड़ माँ के नाम, किस तरह से ये वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत होगी? देखिए, एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती। और मोदी जी ने जो कहा है पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाओ माँ के नाम, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। पेड़ लगाओ और पेड़ को बचाओ भी, पेड़ को पानी भी दो, पेड़ की सुरक्षा भी करो, और पेड़ लगना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी प्रमुख वजह है एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम की जा सकती है पेड़ों के द्वारा। पेड़ जो हैं एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो हमको जीवन के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हमें पेड़ों से ही मिलती है। पेड़ों से ही ठंडक रहती है, पेड़ों से ही मिट्टी का कटान नहीं होता है, पेड़ों से ही भोजन मिलता है, पेड़ों से ही औषधि मिलती है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं और इसलिए पेड़ों को लगाना चाहिए, उनको सुरक्षा रखना चाहिए, उनको पानी देना चाहिए।
बात ये है कि जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम, जैसे माँ की देखभाल की जाती है, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये माना जाए जैसे कि 2017 से पहले पेड़ लगाए जाते थे लेकिन उनकी देखभाल नहीं होती थी, वे बेकार हो जाते थे, बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत होती, लेकिन जिस तरह से एक पेड़ माँ का नाम जैसे अभियान की शुरुआत हुई, क्या इसके पीछे का कोई भावनात्मक रिश्ता माना जाएगी कि जैसे माँ की देखभाल लोग करते हैं उसी तरह से पेड़ की भी देखभाल करेंगे, इस वजह से नाम दिया गया एक पेड़ का माँ के नाम? देखिए, माँ से बड़ी चीज़ मैंने बताया कोई नहीं होती है। और जब हम कोई भी काम माँ के नाम से करते हैं, माँ के नाम पे पेड़ लगाते हैं, और पेड़ लगाते समय अगर माँ जीवित है तो माँ के साथ लगाओ, बच्चों से कहता हूँ। और जिनकी माँ स्वर्गवासी हो चुकी है उनसे कहता हूँ, जब पेड़ लगाओ तो एक बार अपनी माँ का ध्यान ज़रूर कर लेना, और उस पेड़ को बीच बीच में देखते रहना कि वो पेड़ सही चल रहा है या नहीं। अच्छा, इस बार का क्या लक्ष्य है? जिस तरह से पिछली बार जो लक्ष्य था, लक्ष्य से कहीं ज़्यादा पेड़ पौधे लगे थे, इस बार क्या मानते हैं कि जो लक्ष्य है उससे भी ज़्यादा लगाएंगे, पेड़ पौधे लगेंगे? देखिए, पेड़ का लगाने का लक्ष्य 35 करोड़ का है। पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पेड़ लगाने हैं, लेकिन जिस तरह से जन सहभागिता बढ़ रही है, लोग पेड़ लगाने पे आगे आ रहे हैं, माँ के नाम पे पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ कि योगी जी के आह्वान पर पेड़ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है पिछले रिकॉर्ड से और ऊपर हम पहुँचेंगे। जाहिर सी बात है कि जुलाई से एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत होगी और जो लक्ष्य रखा गया है 35 करोड़, लेकिन जिस तरह से लोगों में जागरूकता पैदा हुई एक पेड़ माँ के नाम के अभियान से, तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो टारगेट है 35 करोड़, इससे ज़्यादा भी पेड़ पौधे यूपी में लगेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हाल ही में दुनिया ने भारत की क्षमता देखी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। हमने देखा कि दुनिया की भारतीय का खून बहने वाले आतंकवादियों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। आज का भारत राष्ट्र के हित में जो किया जा सकता है और जो ही सही है उसके अनुसार कदम उठाता है। रक्षा आवश्यकताओं के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसका प्रभाव देखा। हमारी सेनाओं ने इन मेड इन इंडिया हथियारों की मदद से 22 मिनट में दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों की दुनिया भर में धूम मचेगी। तो आइए सुनते हैं। हमने पिछले एक दशक में देश में इतनी बड़ी संख्या में नई आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान खोले हैं, जितने आजादी के बाद 60 वर्षों में नहीं खुले थे। इसके कारण आज उच्च शिक्षा में गरीब और वंचित युवाओं के लिए नए अवसर खुले हैं। बीते 10 साल में आदिवासी इलाकों में 400 से ज्यादा एकलव्य आवासीय स्कूल खोले गए हैं। जो जनजातीय समाज कई पीढ़ियों से शिक्षा से वंचित थे, उनके बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने शिक्षा को सीधे स्किल और अवसरों से जोड़ा है। स्किल इंडिया जैसे मिशन देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देश की औद्योगिक प्रगति, प्राइवेट सेक्टर में हो रहे बड़े रिफॉर्म्स, मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, इन सबका भी सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को हो रहा है। साथियों, श्री नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे। भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर। आगे के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।